इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे। भारतीय तर्कशास्त्र या दर्शन। तो सबसे पहले दर्शन शब्द को समझ ले, है ना। भारतीय दर्शन कहा जाता है इसको, इंडियन लॉजिक। दर्शन का मतलब होता है देखने का नजरिया, है ना। दर्शन मतलब हमारा किसी एक चीज को दो व्यक्ति का देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है। तो मैं आपसे पूछूं कि एक जो बॉटल है पानी का या गिलास है पानी का, है ना, इसमें आधा भरा हुआ है। तो मैंने पूछा कि ये जो पानी का गिलास है वो को देखकर बताओ, अपनी टिप्पणी करो। कोई बोलता है कि गिलास आधा भरा हुआ है ना। किसी ने क्या किया, आधा भरा है, किसी ने कहा आधा खाली है। तो एक ही चीज जिसका दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या दिया, अपना मत दिया। तो इसी चीज को कहा जाता है दर्शन, देखने का नजरिया। तो मान लो जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं ना, तब ये बहुत डीप जाता है, बहुत गहरा हमें लेकर जाता है। और भारतीय दर्शन कहता है कि हम तर्क का जो यूज है, लॉजिक का जो प्रयोग है, वो बनाया गया है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसका अंतिम लक्ष्य जो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इसमें जितने भी चीज हम तर्क वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे, सब कहीं ना कहीं आपको मोक्ष तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। लेकिन इसको भारतीय दर्शन को यूजीसी नेट ने अपने पेपर वन के सिलेबस में ऐड किया। तो हमको इसको तार्किक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक। तो उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बस वही चीजें हमको करनी है। बाकी चीजें जो काम का नहीं है वो हम नहीं पढ़ने वाले। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करेंगे। तो दर्शन जो होता है, भारतीय दर्शन दो प्रकार का होता है, ठीक है। भारतीय दर्शन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक दर्शन जिसे हम बोलते हैं आस्तिक दर्शन, ऑर्थोडॉक्स। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं नास्तिक। आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक कहने का मतलब ये नहीं कि जो भगवान को मानते हैं या जो भगवान को नहीं मानते। जब हम दर्शन में ये बात करते हैं, दर्शन में होता है जो वेदों की सत्ता पर विश्वास करते हैं या वेदों को मानने वाले। वेदों को मानने वाले, इसको हम क्या बोलेंगे, आस्तिक बोलेंगे। और जो वेदों की सत्ता पर भरोसा नहीं करते उनको बोलेंगे नास्तिक दर्शन, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते। ठीक। तो यहाँ पे बात आती है वेद का, है ना। तो जब भी आस्तिक दर्शन की बात की जाए तो जो वेदों पर भरोसा करते हैं, वेद उपनिषद जो पुराना ज्ञान है, पुराण जो भी है। नास्तिक जो वेदों को नहीं मानते, नास्तिक दर्शन में वेदों को नहीं माना जाता है, ठीक है। तो गॉड को मानना ना मानना ये नहीं आता है यहाँ पे। हमको ध्यान में रखना है वेदों को, ठीक है। तो आस्तिक दर्शन में देखो कितने आपके स्कूल आते हैं, इंपॉर्टेंट है दर्शन में। हम देखते हैं न्याय दर्शन, हम देखते हैं योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है जी। तो कितने हो गए, छह दर्शन होते हैं। तो छह दर्शन की बात करता है आपका क्या, तब हम आस्तिक दर्शन की बात करेंगे। नास्तिक दर्शन में क्या क्या आता है, नास्तिक में आता है आपका बौद्ध दर्शन। सबसे पहले चारवाक को लिख दो क्योंकि ये ज्यादा फेमस है और एग्जाम में पूछता भी है। चारवाक दर्शन। और दूसरा फेमस कौन है, तो आपका बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये तीन प्रमुख नास्तिक वाले में। अब आपको इसके प्रतिपादक जो है या प्रवर्तक के नाम याद रखने हैं। प्रवर्तक मतलब जिसने इसका स्टार्ट किया था, है ना। प्रोपोनेंट जो होते हैं
प्रवर्तक के नाम आपको पूछता है एग्जाम में, तो किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने, महर्षि गौतम लिखा जाता है, या ऋषि गौतम, तो महर्षि गौतम। ठीक। योग दर्शन सभी जानते हैं, पतंजलि ने दिया था, पतंजलि सूत्र इन्होंने लिखा हुआ है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था, कपिल नाम याद रखना महर्षि कपिल। वैशेषिक कणाद ने दिया था। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी करके है एक, और उत्तर मीमांसा जो है बादरायण। इसको वेदांत भी कहा जाता है, ध्यान रखना। वेदांत नहीं दिखे तो उत्तर मीमांसा को ही हम वेदांत कहते हैं। बादरायण, शंकराचार्य, बादरायण एक ही नाम है। ठीक। या व्यास मुनि भी कहते हैं इसको, अलग अलग नाम। प्रपोनेंट के नाम याद रखना। चारवाक हमें पता है, चारवाक किसने दिया? इसको ऋषि बृहस्पति कहा जाता है, लेकिन चारवाक ही लिखा रहता है। ठीक है, तो मैं बृहस्पति लिखने का प्रयास करता हूँ। बृहस्पति। बौद्ध दर्शन आप जानते हो, गौतम बुद्ध ने दिया था, और महावीर स्वामी ने जैन दर्शन। तो इनके जो प्रणेता है उनके नाम जरूर आपको ध्यान में रखना। आ रहे समझ में? पहली चीज तो याद करना पड़ेगा, वेदों को मानने वाले आस्तिक, आस्तिक दर्शन में षड दर्शन होते हैं। षड दर्शन का मतलब होता है छह दर्शन। षड दर्शन मतलब होते हैं छह दर्शन। छह दर्शन मुख्य रूप से आते हैं आस्तिक में: न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है। न्याय दर्शन को गौतम जी ने दिया, योग को पतंजलि ने, संख्या कपिल, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर को दिया बादरायण। इधर पे चारवाक बृहस्पति, या चारवाक भी लिखा रहता है ना, कभी कभी चारवाक ऋषि बोल देते हैं। ठीक। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध ने दिया, और जैन दर्शन महावीर स्वामी ने दिया। अब एग्जाम में क्या चीज आता है कि ये जो छह दर्शन है, इसमें से कौन से दर्शन कितने प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं? बात करेंगे आगे प्रमाण प्रत्यक्ष जो भी होते हैं। ठीक। सिलेबस में जो है, जो ये हो गया, आपको इसको नोट्स बनाने हैं इनके, और याद भी रखने हैं इनके नाम को। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस में जो चीज दिया हुआ है इंडियन लॉजिक के अंदर। सिलेबस में क्या क्या दिया है? तो आपके सिलेबस में दिया है, सबसे पहले दिया है प्रमाण। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है? प्रमाण दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है आपका, प्रमाण में जाने के बाद से अनुमान। ठीक। व्याप्ति, और एक दिया हुआ है हेत्वाभास। बस इतना ही चीज आपके सिलेबस में मेंशन है। प्रमाण ज्ञान के साधन, प्रमाण जिसको कहा गया ज्ञान के साधन। अनुमान वो साधन जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। अनुमान लगा के ईश्वर की सत्ता का भी हम जो है उपस्थिति को जान सकते हैं। ईश्वर की सत्ता का पता कैसे चलता है? तो अनुमान से पता चलता है, और दूसरा शब्द, शब्द से पता चलता है। व्याप्ति संबंध होता है हेतु का साध्य के साथ में एक सार्वभौमिक संबंध। ठीक है, या साहचर्य होता है दोनों के बीच, वो व्याप्ति संबंध कहलाता है। हेत्वाभास में हेतु का आभासी होना। हेतु जो होता है हमारा, जो कारण जो होता है, वो जब आपको आभास कराए कि मैं सही हेतु हूँ, लेकिन आपको वो लीडिंग किस तरफ लेके जाता है? गलत कंक्लूजन या गलत निष्कर्ष की तरफ लेके जाए, तो वहां पे हेत्वाभास होगा। एक एक करके जानते हैं। पहले प्रमाण की हम बात करेंगे, फिर हम अनुमान पे आएंगे। ठीक है। तो प्रमाण को कहा जाता है ज्ञान के साधन। ज्ञान के साधन जिसके माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ज्ञान को जाना जा सकता है वैसे साधन, वैसे जो प्रमाण क्या होते हैं आपके? प्रमाण। तो इसमें देखो क्या क्या कुछ टर्म्स आएंगे। जैसे उस दिन हमने वेस्टर्न लॉजिक में बहुत सारे टर्म्स पढ़ा, वैसा कुछ कुछ टर्म्स आएगा। तो जैसे एक टर्म आता है इसमें, प्रमा। ज्ञान के साधन में प्रमाण को जानने के लिए प्रमा, अप्रमा को भी जानना पड़ेगा, और प्रमेय को जानना पड़ेगा। ठीक। प्रमा, अप्रमा और प्रमेय। तो
और एक प्रमाता। प्रमाता, ये चार टर्म को आपको समझना है। ठीक। तो देखो, प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। प्रमा का मतलब क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, मतलब कि एक्चुअल नॉलेज। तो एक्चुअल नॉलेज को हम क्या कहेंगे? यथार्थ ज्ञान जो होता है किसी चीज को देख करके, उसको प्रमा कहा जाता है। सच्चा ज्ञान, जिसमें आपको कोई संदेह ना हो। आपको पता है कि आपने देखा, रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, और आपने, रात का अंधेरा है, आपके पैर के नीचे कुछ आ गया, रस्सी है, लेकिन आपको लगा वो सांप है। आपने जब तक लाइट नहीं जला तब तक आपने मन में बना लिया धारणा कि वो सांप होगा। लेकिन जैसे ही आपने लाइट जलाई और लाइट जला के देखा, टॉर्च लगा के देखा, समझ में आया ये तो रस्सी है, तब आपको यथार्थ ज्ञान हुआ। तो उससे पहले जो ज्ञान हुआ वो क्या था? अप्रमा ज्ञान था। अप्रमा मतलब होता है जहां पे ज्ञान अधूरा हो या संशय युक्त हो। जब ज्ञान संशय युक्त होता है, भ्रम से भरा हुआ होता है, वैसे ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। फॉल्स नॉलेज और इनवैलिड ज्ञान को अयथार्थ ज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं। अयथार्थ मतलब कि जब ज्ञान जो है कैसा हो, आपका जब ज्ञान आधा अधूरा हो, तब उस ज्ञान को संशय कहा जाता है। प्रमा कैसे कहेंगे? जो ज्ञान आपका एक्चुअल नॉलेज है। ठीक। एक्चुअल नॉलेज जब आपको पता चल जाता है, तब उसे कहा जाता है प्रमेय। ठीक। ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। ठीक है। अप्रमा संशय युक्त डाउटफुल चीजों को क्या कहा जाता है? जिस ज्ञान में डाउट हो उसे अप्रमा। और जब वो ज्ञान ना सिद्ध हो जाता है, मतलब कि वो क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, वैसे ज्ञान को प्रमेय कहते हैं। वो जो रस्सी आपको पता चला ना आखिरी में, कहा ये रस्सी ही है, तो ये क्या फिल्टर हो गया ना ज्ञान। ज्ञान जो है जब फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने के बाद जो आपके पास आता है उसे प्रमेय कहा जाता है, जो सिद्ध हो जाता है। बोलते हैं ना, इस प्रमेय को सिद्ध करके दिखाओ, गणित बनाते थे तो प्रमेय दिया रहे। प्रमेय का मतलब जो सिद्ध हो चुका है, अब उसको सिद्ध करो करके देता था, निम्न प्रमेयों को सिद्ध करो। तो ऑलरेडी जब प्रूफ हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है, उसको प्रमेय कहा जाता है। और प्रमाता, जानने वाला। प्रमाता जो ये सब ज्ञान प्राप्त करता है, जानने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रमाता। जो स्टूडेंट जो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, जो विद्यार्थी या शिष्य, वो होता है आपका प्रमाता, जो ज्ञान की खोज करता है। ठीक। जानने वाला, इसे बोलेंगे प्रमाता। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं हम। दर्शन में कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है, कौन से दर्शन में कितने पहले प्रत्यक्ष बताना पड़ेगा आपको, है ना? तब आप, पहले एक चीज बता दूं आपको। अब ये जो प्रमाण है ना, ज्ञान के जो प्रमाण है, इसको जो जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो एक्चुअल में 6 प्रकार के होते हैं। ठीक। एक होता है प्रमाण। ज्ञान के साधन कितने प्रकार के? ज्ञान के साधन मतलब कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, प्रमाण की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? प्रमाण की हम बात कर रहे हैं। तो प्रमाण जो होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक। प्रत्यक्ष जो सामने हो मौजूद, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। दूसरा है आपका अनुमान। दूसरा जो है उसको हम कहेंगे अनुमान। ठीक है। तीसरा को कहते हैं हम शब्द। अनुमान के बाद उपमान होता है एक, फिर आता है शब्दा, शब्द। उसके बाद अनुपलब्धि, अर्थापत्ति आता है एक। उसके बाद में आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को अभाव के नाम से भी हम जानते हैं। इसको आगे हम डील करेंगे इस पे। पहले कि ये जान ले कि किस दर्शन के अंदर कौन कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये एक प्रश्न बनता है आपका, किस दर्शन में कितने प्रमाण को वो मानता है। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम इसको चार्ट से बना लेते हैं। एक मिनट ना।
इसका एक चार्ट बना लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक। चलिए चार्ट बनाते हैं, या ऐसे ही बता दूं आपको, ऐसे ही बता देता हूँ। प्रत्यक्ष जो है ना आपका, एक ही चीज ध्यान में रखना, चार्वाक, चार्वाक दर्शन जो है ना वो प्रत्यक्ष को मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण को खाली चार्वाक, एक ही ऐसा आदमी है, एक ही दर्शन है जो प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, प्रत्यक्ष को छोड़ के किसी और को नहीं मानते। आत्मा परमात्मा है ना, इन चीजों पर उसका भरोसा नहीं रहता है। तो चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष की ही बात करता है। बौद्ध और वैशेषिक जो है वो आपके अनुमान को मानते हैं। बौद्ध और वैशेषिक किसको मानते हैं? अनुमान को मानते हैं, बौद्ध और वैशेषिक। और मानने को ये इसको न्याय दर्शन भी मानते हैं। ठीक। और आपके न्याय दर्शन भी इसको मानता है। ठीक है। बौद्ध दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन भी इसको मानता है, अनुमान को। और योग दर्शन भी इसको मानता है, सांख्य दर्शन भी मानता है, योग और सांख्य। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, इतने सारे अनुमान को मानने वाले दर्शन। ठीक। ये सब अनुमान को भी मानते हैं प्रमाण के रूप में। न्याय दर्शन जो है वो, हाँ उपमान की बात, उपमान को कौन कौन से मानते हैं? उपमान को मानने वाले न्याय दर्शन। ठीक है। न्याय दर्शन में उपमान भी ऐड हो जाता है, तो न्याय दर्शन जो है उपमान को मानता है। न्याय दर्शन में उपमान। फिर आता है आपका प्रभाकर। प्रभाकर का शब्दा। इसको ना चार्ट बना लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। चार्ट में बना रहा था वही ठीक है। ऐसे में ना याद नहीं कर पाओगे इसमें क्या आता है। एक साइड पे लिखना प्रमुख दर्शन, इससे कई सारे प्रश्न बनेंगे ना। ठीक। घर पे लिखते चलना। इधर पहले हम लिख देते हैं प्रत्यक्ष को। ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं अनुमान को, फिर लिख देते हैं उपमान को, फिर लिख देते हैं अर्थापत्ति को। उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, क्रम से ही लिखना जैसा बना रहा हूँ ठीक रहेगा। बस शब्द को लिखना जमेगा, इसलिए ऐसा आगे पीछे कर रहा हूँ। फिर इधर से उपमान, और लास्ट में लिख लो अर्थापत्ति को और अनुपलब्धि। पीछे का दिख रहा है इधर का? जी सर। आखिरी में अनुपलब्धि लिखा हुआ है, आखिरी में अनुपलब्धि या अभाव। दर्शन, प्रमुख दर्शन में प्रत्यक्ष में एक ही दर्शन है, चार वाक। अब ना मैं इस तरीके से टिक मारूंगा तो समझ जाना। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही मानता है, अनुमान को नहीं मानता, शब्द को नहीं मानता, उपमान नहीं मानता, अर्थापत्ति अनुपलब्धि को नहीं मानता। ठीक। चार्वाक दर्शन। इसके बाद हम बात करें बौद्ध और वैशेषिक दर्शन। बौद्ध और वैशेषिक दर्शन। तो बौद्ध और वैशेषिक देखो किसको मानता है, अनुमान प्रत्यक्ष को ही मानेगा और अनुमान को ही मानता है। ठीक। लेकिन ये शब्द को नहीं मानते, अनु उपमान को नहीं मानते, अर्थापत्ति और इसको अनुपलब्धि को नहीं मानते। ऐसा ही चार्ट बनाना आप लोग भी, क्लियर होएगा। इसके बाद जो है सांख्य
योग और जैमिनी। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, ये तीनों का प्रत्यक्ष को भी मानते हैं, अनुमान को भी मानते हैं, शब्द को भी मानते हैं, लेकिन उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को नहीं मानते। कौन? सांख्य दर्शन, योग दर्शन और पूर्व मीमांसा। ठीक है, और इसके बाद आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन इस चारों को मानता है। इसको शुरू के चार, एक दो तीन चार, बाकी के दो को नहीं मानता। ठीक, अर्थापत्ति अनुपलब्धि नहीं मिलेगा किसमें? न्याय दर्शन में। ये आपको वेदांत में मिलता है, वेदांत दर्शन में। वेदांत को हम बोलते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा में अनुपलब्धि प्रभाकर ने कौन सा दिया था? एक मिनट ना। कुमारिल भट्ट। तो प्रभाकर का एक बार देख लो, उसका भी एक ऐड कर देंगे बीच में, अच्छा जमेगा फिर। इतना लिख लो पहले, है ना? प्रभाकर का एक बार मैं देख कर बताता हूँ आपको। इतना लिख के रखो। इनके गुरु थे कुमारिल भट्ट। उत्तर मीमांसा सबको, चारों को मानता है, सब बता देता हूँ। तो प्रभाकर ही लिख लो, एक मिनट ना। प्रभाकर एक्चुअल में मीमांसा दर्शन वाले ही है। तो प्रभाकर करके लिख लेना, ठीक है? तो काम का तो नहीं है कि मीमांसा का आपने लिख लिया है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, हाँ ठीक इसी का था। चलो उत्तर मीमांसा ही लिख देते हैं। उत्तर मीमांसा लिख लो, वेदांत ही लिख लो। वेदांत उत्तर मीमांसा। बादरायण ने दिया तो उसको शंकराचार्य कुमारिल भट्ट भी कहते हैं। तो ये जो है सबको मानता है, सबको। उत्तर मीमांसा सारी चीजों को प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट करता है। ऐसा बोर्ड में बना लो सब लोग। बन गया, या स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना? चलो आगे बढ़े।
जी सर। अब जो प्रमाण हमने पढ़ा है प्रकार का, इसमें से पहला जो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसकी बात करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण का ही जो है टाइप है प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किससे कहेंगे, बताओ, प्रत्यक्ष प्रमाण किससे कहेंगे? जो हम जो सामने से देख सकते हैं। तो सामने से देख सकते हैं, हाँ, गुड, वेरी गुड। तो प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो, राइट, सिंपल शब्दों में जो सामने से हम देख सकते हैं जिसको, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। रास्ते में जा रहे हो, दिखा कि कार है, गाड़ी है, मोटर है, शेर है, भालू, सामने से दिखता है और हमारे ज्ञानेंद्रियों से दिखाई देता है ना, प्रत्यक्ष। सामने जो हमारे ज्ञानेंद्रिय होते हैं, हमारे जो इंद्रिय होते हैं, ठीक, एक बाह्य होता है और एक इंटरनल होता है, उन दोनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, सीधा परसेप्शन होता है, देखते हैं सामने और देखकर समझ में आता है ये यही चीज है, दैट इज प्रत्यक्ष। तो ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव हमें होते हैं इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष एक प्रकार का असंदिग्ध ज्ञान होता है। यहाँ एक प्रकार का असंदिग्ध ज्ञान होता है। अब असंदिग्ध मतलब क्या हुआ, जिस पर डाउट ना किया जा सके। संदिग्ध मतलब जिस पर डाउट, असंदिग्ध मतलब जिस पर डाउट नहीं कर सकते, जो इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। और ये किससे उत्पन्न होता है, इंद्रिय, ऐसा ही शब्द लिखना जैसा लिख रहा हूं, सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का मतलब होता है जुड़ना, दो चीजों का जुड़ना, योग, ठीक। तो इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, से उत्पन्न होता है। और प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है, ठीक, यथार्थ ज्ञान होता है। जहाँ यथार्थ ज्ञान होता है, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष, यथार्थ ज्ञान। मतलब सीधा प्रत्यक्ष, सामने से देखा तो वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होगा। सामने डायरेक्ट देख रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों से देख रहे हैं, इंद्रिय सन्निकर्ष से देख रहे हैं, इसीलिए ये जो ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है, यथार्थ एक्चुअल नॉलेज है, इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं लौकिक ज्ञान या लौकिक प्रत्यक्ष, ठीक। एक होता है लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा होता है आपका अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक और दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष। अब लौकिक और अलौकिक का मतलब आपको पता होगा। लौकिक ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान, कहने का मतलब जो हमारे इंद्रियों से होने वाला ज्ञान। अलौकिक जो हमारे इंद्रियों से परे जो ज्ञान होता है, ठीक है, इंद्रियों का जहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता उससे मिलने वाला अनुभव या ज्ञान अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो ये जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं लौकिक प्रत्यक्ष। एक होता है बाह्य, बाह्य प्रत्यक्ष, और एक होता है मानस प्रत्यक्ष, मना, क्या कहेंगे इसको, मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है ना, मन से होने वाले। बाह्य प्रत्यक्ष में क्या, बाह्य जो हमारे छह इंद्रिय होते हैं, तो वो क्या होते हैं बाह्य प्रत्यक्ष। जैसे मान लो कि अगर आपको देखकर कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, देख करके, देखकर ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो देखकर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है चाक्षुष, चाक्षु ज्ञान, ठीक है। चक्षु बोलते हैं ना आंख को इंग्लिश में, तो चाक्षुष का मतलब होता है देखकर जो ज्ञान मिले हमें। दूसरा मिलता है हमें सुन करके भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुन करके किसी चीज को श्रवण करते हैं ना हम, कानों से सुन करके। तो ये जो होता है आपका
श्रवण से जो मिलने वाला, श्रवण, सुन करके जो ज्ञान मिलता है उसे श्रवण कहेंगे। फिर एक ज्ञान मिलता है हमको चख करके, चखते हैं किसी चीज को, तो इसको रसना कहते हैं हम। रसना मतलब कि जीभ से जो ज्ञान मिलता है किसी चीज को स्वाद लेकर के, तो उसको रसना कहते हैं। फिर होता है किसी चीज का स्मेल के द्वारा, सूंघ करके, खुशबू, सूंघ कर जो ज्ञान मिलता है उसको घ्राणस, घ्राणस कहा जाता है। ठीक है, तो घ्राणस प्रत्यक्ष जो ज्ञान स्मेल के थ्रू होता है, और एक होता है छू करके, स्पर्श करके। ठीक है, छू कर जो मिलने वाला ज्ञान है इसको कहा जाता है स्पर्श द्वारा, तो स्पर्शज या स्पर्शज कहा जाता है, या त्वाच, बहुत ज्यादा हो जाएगा संस्कृत, स्पर्शज ठीक है। तो ये पांच प्रत्यक्ष, बाह्य प्रत्यक्ष में पांच इंद्रियों का इस्तेमाल होता है, चक्षु, श्रवण, रसना, घ्राणज और स्पर्शज। उसके बाद जो एक छठवां इंद्रिय है उसे कहते हैं हम क्या, मानस प्रत्यक्ष। छठी इंद्रिय, मन से होने वाले सुख दुख, जलिसी, प्रेम, ये सब, करुणा, ये सारी जो भावना है वो कहलाती है मनस प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये मन से होने वाला ज्ञान होता है, मन से होने वाला ज्ञान, अनुभव या ज्ञान। जैसे प्रेम, करुणा, दया, और क्या बोला मैंने, कुछ बोला था ना इधर पे, सुख दुख, इतना अच्छा शब्द है सुख दुख। ठीक, जेलेसी मतलब ईर्ष्या, ये सारी चीज, भाई ये मन से होने वाला है ना, किसी का सुख को साथ देना, दुख में उसको, दुख को जो है एक प्रकार से अपना भाव मान के चलना, तो ये सारा जो है अनुभव होने वाली चीज है, मन से होता है, मानस। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट होता है। अब बात करेंगे अलौकिक प्रत्यक्ष की। ये तो डायरेक्ट हो गया हमारे इंद्रियों के द्वारा। अब जो होता है आपका अलौकिक ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रियों से परे ज्ञान होता है, जिसमें इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते, उसको कहते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। इसमें आता है आपका ज्ञान लक्षण। तीन भाग में इसको बांट सकते हैं, ज्ञान लक्षण, सामान्य लक्षण लिखा रहता है, सामान्य लक्षण, और एक तीसरा होता है योग लक्षण, योगज या योग लक्षण। ये तीन प्रकार के अलौकिक प्रत्यक्ष होते हैं। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा, अच्छा लौकिक का ना एक और, इस पे आएंगे अभी, लौकिक वाला में एक और चीज बताता हूँ। इतना समझ में आया ना, बाह्य प्रत्यक्ष जो हमारे बाहरी इंद्रियों से होता है, मनस जो होता है मन के इंद्रिय से होता है, मानस प्रत्यक्ष। अब एक और तरीके से लौकिक प्रत्यक्ष को बांटा जाता है। ठीक, लौकिक का ही पहले एक और टाइप बता रहा हूँ यहीं पे, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो कहते हैं आपका एक निर्विकल्प, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष, और तीसरा जो होता है उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा, इतना है, आधा था, प्रत्यभिज्ञा। तो तीन प्रकार के होते हैं लौकिक प्रत्यक्ष। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से, बाह्य और मानस तो होता ही है, उसके अलावा एक और टाइप जिसमें निर्विकल्प प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष और प्रत्यभिज्ञा। अब देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना, इसके लिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, एक स्टोरी बताता हूँ। मान लो एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ऐसे। ठीक, और इधर से एक लाइट आ रही है, आप उस जंगल के बीच में फंसे पड़े हो यहाँ पे, रात में जंगल में ना बैठे हो कहीं पे पेड़ के पास।
ठीक है, जंगल में बैठो पेड़ के पास, इधर घना जंगल। ठीक है जी, आपकी दृष्टि इधर है, इधर कर देते, इधर देख रहे हो। ठीक, बैठो। अब जंगल में ना एक रोशनी आती है इधर से, रोशनी मतलब कि ना इस पेड़ के बीच से एक लाइट आती है। तो लाइट आती है तब आपके मन में ना एक भाव आता है, लाइट को देख करके क्या सोचते हो कि एक कार आ रहा है। क्या बोलते हो आप? एक गाड़ी आ रही है, पहले बोलते हैं एक गाड़ी आ रही है। ठीक है, व्हीकल या गाड़ी आ रहा है। एक गाड़ी आ रहा होगा, उसी का प्रकाश है। मन में एक थॉट क्या आया, एक गाड़ी आ रहा है। थोड़ा सा और पास जब ये जो लाइट ऐसे क्रॉस करके आती है ना, तब आप वो जो पास में देखते हो कि वो एक कार है एक प्रकार का। ठीक है, पता क्या चलता है, वो एक कार है। तब आप दूसरा सब थॉट क्या मन में सोचते हो, दूसरा मन में सोचते हो कि यहाँ एक कार है। क्या है? यहाँ एक कार है। अब थोड़ा सा जब और ये पास आता है, ये जो गाड़ी थोड़ा सा और पास आ गया, है ना, एकदम पास आ गया आपके, तब आप देखते हो अरे ये तो मारुति की कार है। तब आप क्या देखते हो, यह एक मारुति की कार है। ठीक, ज्यादा पास आएगा तो नाम भी दिख जाएगा, उसका मॉडल नंबर सब दिख जाएगा, वैगन आर है कि या मारुति के है सब पता चल जाएगा, राइट। तो अब आपने तीन चीज आपने देखा यहाँ पे। पहला मन में क्या आया, दूर से देखकर लाइट बस आपने देखा, एक गाड़ी आ रहा है। जब थोड़ा सा और पास आया तो पता चला वो तो कार है, आपने बोला यहाँ एक कार है। फिर जब एकदम पास आ गया तब आपने उसको पहचान लिया, तब आपने क्या बोला, अरे ये तो मारुति की कार। अब यही चीज है, जब आपके पास शुरू में देखो विकल्प नहीं था, निर्विकल्प थे आप, पता नहीं है गाड़ी आ रहा है, कौन सा गाड़ी है पता नहीं, कौन सा मॉडल है, कौन सा नंबर है, कितना कौन सा कलर का है, कुछ पता नहीं। तो जब तक इसके रंग रूप आकार वर्ग का पता नहीं है, वैसे ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहा जाता है या निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहा जाता है। दूर से देखा और दूर से देख करके उसके उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है, ज्यादा हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है, रंग रूप आकार आकृति प्रकृति ये सब का पता नहीं चलता, उसे हम कहते हैं निर्विकल्प। जब आपके पास विकल्प बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर। बीच में जब वो आपके पास आ गया, आपने देखा अरे ये तो एक कार है, इस वाले में आपके पास एक ऑप्शन आ गया। क्या ऑप्शन आ गया? सविकल्प। अब आपके पास उसका रंग रूप आकार वर्ग सब पता चल गया आपको, मतलब अब आपने जान लिया कि वो एक प्रकार का कार है। ठीक, तो पहले से ज्यादा क्लैरिटी आ गया, विकल्प नहीं थे अब आपके पास विकल्प हो गया। तब यहाँ एक कार है ऐसा आपने जो पहचाना, ये कहलाता है सविकल्प प्रत्यक्ष, विकल्प के साथ प्रत्यक्ष। तीसरा वाला जो है, जब आपने और पास से जाना, एकदम पास आपके आके रुक गया, तब आपने नाम का प्लेट व्लेट सब पढ़ लिया, तब आपको पता चला मारुति कार। ये होता है प्रत्यभिज्ञा, पूरी तरह से पहचान लेना, पूरी तरह से पहचान लेना। जब आपको वह ज्ञान के बारे में पूरा नॉलेज हो जाता है। ठीक, सारा निर्विकल्प सविकल्प से परे ये सबसे बेस्ट ज्ञान होता है प्रत्यभिज्ञा, जहाँ पे आप डाउट नहीं होता, एकदम श्योर होते हो कि ये मारुति की कार ही है। उस वाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा ज्ञान या प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा सबसे उच्चतम स्तर का होता है और निर्विकल्प सबसे अविकसित रूप में होता है। यहाँ सबसे अविकसित ज्ञान, अविकसित ज्ञान मतलब सबसे कम उपलब्ध ज्ञान, सीमित रहता है। और प्रत्यभिज्ञा सबसे उच्चतम ज्ञान है, तो सबसे उच्चतम रूप में ये आपको प्राप्त होता है। ठीक, आया समझ में? स्टोरी से कनेक्ट करना, स्टोरी से नहीं भूलोगे। ठीक है जी, आया क्या समझ में? जी सर। जी सर। निर्विकल्प में केवल एक वस्तु के अस्तित्व का भान होता है। भान होना मतलब कि उसका एक अंदाजा लगता है, पता नहीं चलता क्या कैसा है। हम विकल्प ज्यादा नहीं मिलते, निर्विकल्प होते हैं। ठीक है, तो अविकसित ज्ञान होता है। सविकल्प क्या होता है, जब वो अविकसित ज्ञान विकसित ज्ञान में बदल जाता है। वो अविकसित ज्ञान मतलब वो जो निर्विकल्प ज्ञान है, अब हमारे पास विकल्प आ जाता है, रंग रूप आकार आकृति सबका पता चल जाता है।
ऐसे ज्ञान को हम क्या कहते हैं? सविकल्प ज्ञान। और प्रत्यभिज्ञा मतलब पहचानना। किसी चीज को देखकर जब यह जान लिया जाए या पहचान लिया जाए कि यह पदार्थ या यह पहले भी देखा हुआ चीज है, हम इसको पहचानते हैं पूरी तरह से, वैसे ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। जब पूरी तरह से आपको पता चल जाता है कि ये वही चीज है जिसे आप पहले से जानते हो। ठीक, चलो ये हो गया आपका लौकिक। अब इधर का हम एग्जांपल लेंगे, ज्ञान लक्षण, सामान्य लक्षण और योग लक्षण के बारे में बात करते हैं। ये अलौकिक प्रत्यक्ष का रूप है। अलौकिक की बात करते हैं, ठीक है। तो अलौकिक, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य लक्षण। वो छोटा है, सामान्य लक्षण को समझ लें पहले। सामान्य लक्षण ज्ञान क्या होता है? सामान्य लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देख लो, किसी चीज को देख के उसका सामान्य लक्षणों का पता चलना। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है। सभी मनुष्य क्या है? मरणशील है। मैंने बोला ना, सभी मनुष्य मरणशील है। इससे क्या पता चला कि सभी मनुष्य में एक सामान्य लक्षण हमें दिखता है। क्या? आज ये मरा, कल वो मरेगा, कल परसों वो मतलब ये मरना तो फिक्स है। हमने सामान्य रूप से सभी इंसान में लक्षण देखा। हर इंसान जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता है। तो ऐसा ज्ञान जो सामान्य रूप से सब पर लागू होता हो, ऐसे ज्ञान को सामान्य लक्षण ज्ञान कहा जाता है। ठीक, ऐसा ज्ञान जो सब पर लागू होता है, उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? सामान्य लक्षण ज्ञान कहा जाता है। अब दूसरा देखो, ज्ञान लक्षण को देखते हैं। छोटा छोटा है, बस जैसा बता रहा हूँ वैसे ही समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्य लक्षण के बाद ज्ञान लक्षण किसे कहेंगे? जब आप अपने पूर्व अनुभव के आधार पे या पूर्व ज्ञान के आधार पे, ठीक है, किसी चीज की प्रतीति या अनुभव करते हो, किसी चीज को पूर्व घटना के आधार पे उस घटना का अनुभव आपको पता चल जाता है, दैट इज ज्ञान लक्षण। उसका ज्ञान आपको हो जाता है। इसको एक एग्जांपल देता हूँ तो समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो, गीले घास को देखकर, घास को देखकर उसके मुलायम होने का आभास होना। उसके कोमल, मुलायम मतलब कोमल, कोमलता का ज्ञान, कोमलता का ज्ञान होना। ठीक, ये ज्ञान लक्षण है। घास आपने बहुत पहले मैदान में जाके खेला था, आपने देखा कि जब भी आप खाली पैर रखते हो घास पे अपना पैर, बहुत मुलायम फील होता है या कोमल लगता है वो। तो उसको जब भी आप देखोगे घास, मन में क्या आएगा? ये बहुत कोमल होता है। या आपने बहुत ठंडा चीज देखा, बर्फ जैसे आपने देखा, तो बर्फ को देखकर उसके ठंडक का आभास होना, बर्फ को देखकर उसके ठंड का आभास होना, ये भी क्या होता है? ज्ञान लक्षण होता है। बहुत बार आपने बर्फ को खाया है, हाथ से छुआ है। जब भी आपने बर्फ को हाथ से छुआ या उस पर स्पर्श किया है, उसका ठंड का आभास आपने किया है। तो जब भी आप बर्फ को देखते हो उसके ठंड का आभास होना, आग को देखकर उसकी गर्मी का आभास होना, ठीक है। आग को देखकर उसके गर्मी का आभास होना, ठीक है, गर्मी का आभास। और एक चीज आया है एग्जाम में, चंदन के वृक्ष को देखकर चंदन की खुशबू का आभास होना कौन से प्रकार का आ, प्रत्यक्ष है? ऐसा प्रश्न आया था इसके नेट में। चंदन को देखकर उसकी खुशबू का या उसके सुगंध का आभास होना, चंदन को देखकर, चंदन के पेड़ या चंदन को देखकर उसकी खुशबू का आभास होना, उसकी सुगंध का आभास होना कौन से प्रकार का प्रत्यक्ष है? तो ये भी आपका ज्ञान लक्षण ही है। इसका ज्ञान पहले से था, वो ज्ञान आपके मन में पहले से बना हुआ था उस चीज का अनुभव, जिसको दोबारा देखने से वो अनुभव की जागृति हो जाती है। जो ज्ञान आपने उसको उसके बारे में प्राप्त किया हुआ है, वो ज्ञान की प्राप्ति दोबारा हो जाती है हमें खाली देखने भर से। सामने बर्फ रख दो, ठंडा ठंडा फील होना चालू हो जाता है।
आग देखा कि गर्मी का आभास, सुनते भी हैं तो पता चलता है। घास का बात कर रहा हूं तो आपको उसके कोमलता का आभास हो रहा है, या चंदन को देखकर या उसको बारे में बात करके उसके खुशबू का आपको आभास हो रहा है। यही ज्ञान लक्षण होता है। किसी भी चीज को बस देखते हैं और उसके बारे में उसके लक्षण का पता चल जाता है। तीसरा वाला सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है, योगज भी कहते हैं इसको, योगज प्रत्यक्ष या योग लक्षण। देखो, योग लक्षण को योगज भी कहा जाता है। योगज, योगज प्रत्यक्ष क्या है करके एक बार प्रश्न आया था। तो योगज जो प्रत्यक्ष होता है ना, ये सामान्य लोग नहीं कर पाते इसको। ऋषि मुनि साधु पहुंचे हुए जो लोग होते हैं ना, साधु सन्यासी, या जो मेडिटेशन करते हैं बहुत गहरे लेवल के, तो जो साधु सन्यासी होते हैं वो समाधि की अवस्था में जाके योग के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान का पता लगा लेते हैं। ठीक है, जब आपको भूत भविष्य वर्तमान का पता चल जाए, भूत भविष्य में होने वाले और वर्तमान में घट रही घटनाओं का जब आकलन आप कर लेते हो, या इनकी स्थिति के बारे में पता चल जाता है, आकलन होना। ठीक, तो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान जब आपको हो जाता है आंख बंद करके योग के द्वारा, ऐसे ज्ञान को योगज ज्ञान या योग लक्षण ज्ञान कहा जाता है। मन से ध्यान में जाके किसी भी चीज का पिछला जन्म को बता देना, भविष्य में क्या होगा, अभी वर्तमान में जो घटना घट रहा है किस कारण से हो रहा है, इन सारी बातों को जो बता देता है ना, वैसे ज्ञान को योग लक्षण ज्ञान कहते हैं। बताओ, इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे जी कोई सर। डाउट? अब बात कर ले अनुमान का। ये प्रत्यक्ष खत्म, ठीक है, प्रत्यक्ष में इतने सारी चीजें, तो लौकिक अलौकिक और उसके टाइप। अब देख लेते हैं अनुमान क्या होता है। अनुमान, अनुमान का मतलब होता है अनु प्लस मान, दो शब्दों से मिलकर बना है अनु और मान। मान मतलब तो होता है ज्ञान, और अनु का मतलब होता है पश्चात, बाद का ज्ञान। तो ज्ञान जो पहले से आपको पता है, उस ज्ञान के पश्चात जो ज्ञान आपको मिलता है, वैसे ज्ञान को कहा जाता है अनुमान। जैसे पुराना ज्ञान क्या है आपका, काले काले बादल को देखना। तो काले काले बादल को देखने के बाद उसके पश्चात, काले काले बादल को देखने के पश्चात क्या अनुमान करते हो? बारिश होने का अनुमान करना, करते हैं ना, बारिश का अनुमान। तो यही जो है अनुमान कहलाता है। बारिश होने का ज्ञान होता है ना आपको, जब भी आप काले काले बादल देखते हो, काले काले धुआं को देखकर आग का अनुमान लगाना। तो ऐसा ज्ञान जो पुराने ज्ञान के पश्चात आता है, पूर्व ज्ञान के बाद होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ठीक है, अनुमान मतलब पूर्व ज्ञान, जो पहले के हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान के पश्चात होने वाले ज्ञान को ही अनुमान कहा जाता है। तो जब हम गेसिंग करते हैं किसी चीज के बारे में, उसी गेसिंग को पुराने ज्ञान के आधार पे हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि अब ऐसा हो सकता है। इसी ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। अब ये जो अनुमान है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ये जो अनुमान है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वार्थ अनुमान और दूसरा होता है आपका परार्थ अनुमान। तो अनुमान के दो प्रकार, एक होता है स्वार्थानुमान, स्वार्थानुमान, और दूसरा होता है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान का मतलब क्या हुआ, जो अनुमान स्वयं के लिए लगाया जाए, ऐसा ज्ञान जो स्वयं के लिए हो। यहाँ अनुमान स्वयं के लिए होता है। आप अपने आप को समझाने के लिए जब कोई अनुमान लगाते हो, मान लो घर में हो, अपने लिए किसी भी चीज, अपने पढ़ाई करते हो मान लो अपने लिए,
पढ़ाई करते हो तो किसी भी तरीके से आप कोड वोड बना के ट्रिक बना के याद कर लेते हो, कोई सिस्टमेटिक उसका तरीका नहीं होता पढ़ने का। आपने पेज में पलटा, कुछ आगे पीछे कागज में लिख दिया, चित्र बना दिया, कहीं कुछ लिख दिया, अपने समझ में आ जाए ना। लेकिन जब किसी दूसरे को पढ़ाना है, समझाना है, तब हम उसको सिस्टमेटिक बनाते हैं, नोट्स की तरह प्रॉपर क्रम में अरेंज करके, तब दूसरों को बता पाते हैं। तो प्रार्था जो अनुमान है स्वयं के लिए होता है, प्रार्थानुमान दूसरों के लिए होता है। प्रार्थानुमान में हम दूसरों के लिए अनुमान लगाते हैं, तो वैसे अनुमान को प्रार्थानुमान कहा जाता है, या दूसरों के लिए होता है, जहाँ दूसरों के लिए होता है। दूसरों के लिए तो उदाहरण वगैरह देके समझाना पड़ता है। स्वार्थानुमान में कोई उदाहरण वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरों में प्रूफ देना पड़ता है, उदाहरण देने पड़ते हैं, बहुत सारे एविडेंस देने पड़ते हैं। तो प्रार्थानुमान जो है दूसरों के लिए होता है, ठीक। स्वार्थानुमान तो स्वयं के लिए होता है। इतना आया समझ में। अब प्रार्थानुमान के कुछ तत्व होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्रार्थानुमान को। तो प्रार्थानुमान के कुछ तत्व होते हैं या इसके अव्यय होते हैं, तो बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। प्रार्थानुमान के तत्व या अव्यय, प्रार्थानुमान, है ना, इसके होते हैं तत्व या अव्यय, ठीक। या हम बोलते हैं इसको भाग। अव्यय बोलेंगे, भाग बोलेंगे, या को क्या बोलेंगे, इसका तत्व बोलेंगे। देखो इसमें ना, ये सब कहने का मतलब है इसके टर्म्स जो होते हैं, पद कितने होते हैं, टर्म्स। इसमें सबसे पहले आपको 5 टर्म मिलेगा। एक मिलेगा प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु, तीसरा होता है उदाहरण, फिर होता है उपनय, उपनय, फिर होता है आपका निगमन। 5 हुए क्या, 5 हो गए। तो ये 5 तत्व इसमें होते हैं प्रार्थानुमान के। प्रार्थानुमान के 5 तत्व होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। 5। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, जिसे सिद्ध करना हो, है ना, जिसे सिद्ध, ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान या अनुमान जिसे सिद्ध करना हो, तो जिसे सिद्ध करने के लिए जाते हैं वो प्रतिज्ञा होता है। तो जिसे सिद्ध करने जाए वो क्या है, आपका प्रतिज्ञा। और ये जो होता है उसका जो कारण बताओ, इस कारण से ऐसा, उस कारण से, तो उसका हेतु, कारण, रीजन, ठीक। उसके बाद उदाहरण देना, उसका देते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे कि ऐसा करके, है ना, एग्जाम्पल देते हैं। उपनय में कारण को हम निष्कर्ष से जोड़ देते हैं, तो हेतु के साथ जो है निष्कर्ष को जब हम कनेक्ट करते हैं तब उसे उपनय कहते हैं। निगमन जो होता है इसका निष्कर्ष होता है, अंतिम जो आपका रिजल्ट आता है उसको कहा जाता है निष्कर्ष या उपनय। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ठीक। जैसे प्रतिज्ञा जिसे सिद्ध करने जाते हैं, कारण, हेतु को कारण कहते हैं, उदाहरण उसका एग्जाम्पल, उपनय होगा हेतु और निष्कर्ष को जब जोड़ करके उदाहरण दिया जाए, और निगमन होता है उसका निष्कर्ष। अब एग्जाम्पल बता रहा हूं, उससे समझ जाओगे बड़ा आसानी से। प्रतिज्ञा देखो, जैसे कि देवदत्त मरणशील है, हमने कहा देवदत्त, वैसे पर्वत में आग है करके बहुत आता है, उसी को ले लें क्या, तो एग्जाम में वही आता है बहुत ज्यादा। पर्वत में आग है, प्रतिज्ञा बोल रहे हो, सिद्ध करने जाओगे क्या, पर्वत में आग है। ये बात को सिद्ध करने जा रहे हो, ये अनुमान है कि पर्वत में आग है, इसको सिद्ध करना है, तो ये प्रतिज्ञा हुआ। हेतु मतलब क्योंकि उसमें क्या है, धुआं है, उसका कारण क्या है, कारण बताया क्योंकि उसमें धुआं है, उस पर्वत में धुआं है इसलिए आग होगा, कारण आपने बताया। उदाहरण आपने दिया, जैसे रसोई में धुआं होता है, जैसे रसोई में धुआं होता है, ठीक।
फिर आपने उपनय दिया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। ठीक। अब निगमन क्या निकाला? भाई पर्वत में आग है क्योंकि उसमें धुआं है। ठीक। और उदाहरण आपने दिया कि रसोई में धुआं होता है। रसोई में मतलब उस समय का एग्जाम्पल, लकड़ी जलाते धुआं होता है, और जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। तो आपने बता दिया यहाँ पे धुआं हेतु का संबंध किससे? आग होने से, मतलब आपकी प्रतिज्ञा से संबंध बता दिया। अब संबंध बता, निष्कर्ष आपके सामने है, आप बोलोगे अतः या इसलिए पर्वत में आग है, इसलिए पर्वत में आग है। अब ये बात सिद्ध हो गया, हुआ ना सिद्ध? ये निष्कर्ष है, निगमन। तो आपने प्रतिज्ञा किया, हेतु दिया, उदाहरण दिया, उपनय बनाया, और आखिरी में उसका रिजल्ट बता दिया, इस तरीके से। ठीक, आया समझ में? जी सर। जी सर। तो ये 5 टर्म आपके होते हैं इंडियन लॉजिक में। इंडियन लॉजिक में कितने टर्म होते हैं? 5 टर्म होते हैं। ये एग्जाम में आता है कितने टर्म्स होते हैं। आपने वेस्टर्न लॉजिक पढ़ा कल? वेस्टर्न लॉजिक में 3 टर्म होते हैं। कितने? 3 टर्म होते हैं। कौन कौन सा? मेजर टर्म, माइनर टर्म, और मिडिल कौन सा? टर्म। मिडिल टर्म। 3 पढ़ा था ना वेस्टर्न लॉजिक में कल? 3 ही जी होते हैं ना सर। वेस्टर्न लॉजिक में। पाश्चात्य दर्शन में 3 टर्म। वही इंडियन लॉजिक में 5 टर्म होते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन, 5वां निगमन। तो ये 5 टर्म इंडियन लॉजिक में उपयोग किए जाते हैं। आता है एग्जाम में, इंडियन लॉजिक में कितने टर्म होते हैं? 5 टर्म होते हैं, 5 पद होते हैं। और वेस्टर्न में 3 होते हैं। अरस्तु का वेस्टर्न में 3, इसमें 5। इसके बेस पे ही कोई सिलोजिज्म हम बनाते हैं या तर्क दिया जाता है। ये क्लियर हुआ? अनुमान हुआ ना? जी सर। स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अनुमान के एक प्रकार और होते हैं। ये तो एक दृष्टिकोण से हुआ। एक दूसरे दृष्टिकोण से अनुमान के 3 प्रकार और होते हैं। एक और दृष्टिकोण से अनुमान के और 3 प्रकार। ठीक। पूर्ववत, शेषवत, ये अनुमान के एक और प्रकार हम। ये होता है पूर्ववत अनुमान, ये होता है आपका शेषवत अनुमान, और ये होता है आपका सामान्य दृष्टा अनुमान। सामान्य समयतो लिखा रहता है, या सादृश्यानुमान या सादृश्यता, सादृश्यता अनुमान, सादृश्यता या सामान्यता दर्शन, ऐसा सादृश्यता या समानता लिख लो। ठीक। सादृश्यता, ये 3 प्रकार के अनुमान और होते हैं। तो बात करते हैं पूर्ववत अनुमान का, शेषवत का, और आपका। तो जब कारण से किसी कार्य का अनुमान लगाया जाए, कारण से जब कार्य का अनुमान लगाया जाता है, ऐसे अनुमान को पूर्ववत अनुमान कहा जाता है। जब किसी कार्य से, सॉरी, कारण से कार्य में जाएंगे ना, कारण से कार्य, जब कारण होगा उस कारण से कोई कार्य पूरा होगा। जैसे काले काले धुएं को देखकर आग होने का अनुमान। भाई काला धुआं क्या है? कारण है। और आग क्या है? उसका निष्कर्ष है, कार्य है। आग का अनुमान जब लगाते हैं, ऐसे अनुमान को कहा जाता है पूर्ववत अनुमान।
पूर्व मतलब कि उसका एक कारण होगा, उस कारण का एक कार्य होगा, मतलब उस कारण से कार्य एक पैदा होगा। तो काला काला धुआं था, उस धुएं से आग पैदा हुआ। काले काले बादल थे, काले काले बादल से क्या पैदा हुआ? बारिश। बादल से बारिश का जब अनुमान करते हैं, तो जब कारण से कार्य का अनुमान लगाया जाए, ऐसे अनुमान को पूर्ववत अनुमान कहा जाता है। और शेषवत अनुमान जब कार्य से कारण का अनुमान लगाया जाए, ये वो अपोजिट होता है। कार्य से जब कारण का अनुमान लगाते हैं, ऐसे अनुमान को शेषवत अनुमान कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि आप सुबह सुबह उठते हो, बारिश का मौसम है, नीचे देखते हो कि दलदल है रोड किनारे, जमीन बहुत गीला है, तो आप क्या बोलते हो? रात को बारिश हुआ होगा, बोलते हो ना। तो आपने क्या देखा? दलदल, जमीन का गीला होना या दलदल को जब आप देखते हो, इससे अनुमान लगाते हो कि रात में बारिश हुआ होगा। इससे क्या अनुमान लगाते हो? रात में बारिश हुआ होगा। या बोलते हो कि नदी में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है ना, नदी में पानी बहुत ज्यादा जब भर जाता है, उसे देखकर आप बोलते हो रात को बहुत बारिश हुई होगी। अनुमान लगाते हैं हम। तो जब हम कार्य से कारण का अनुमान है, कार्य घट चुका, भाई बारिश हो चुकी तभी तो दलदल है ना, तो रात में बारिश हुआ होगा, ये अनुमान हम लगाते हैं। नदी में पानी का जो मात्रा है ज्यादा बढ़ चुका है, इससे अनुमान लगाते हैं कि रात में बारिश हुआ होगा। ऐसे अनुमान को हम शेषवत अनुमान कहा जाता है। शेषवत अनुमान का एक और खासियत है कि सारी चीजों को हटाते चले जाते हैं, सारे भ्रम संशय दोष को फिल्टर 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 करते जाते हैं। अंत में जो शेष बचता है हमारे पास, वैसे चीज को कहा जाता है शेषवत अनुमान। जैसे मान लो आप एग्जाम में जाते हो, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ए बी सी डी। गलत ऑप्शन को हटाते जाते हैं, आखिरी में क्या बचता है? सही, है ना। तो शेषवत अनुमान में पुराने सारे उन लक्षणों को हटाया जाता है जो इनवैलिड होता है, जो संशय पर आधारित होते हैं, भ्रम पर आधारित होते हैं, उन सारे अनुमान को हटा दिया जाता है। अंत में जो बचता है वही आपका शेषवत अनुमान होता है। क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसमें एग्जाम में कई तरीके से प्रश्न आया हुआ है, खास कर से गीले रोड को देख करके रात में बारिश होने का अनुमान, कौन सा अनुमान? शेषवत अनुमान। ठीक है, तो इस तरीके से समानता, जब दो या दो से अधिक चीजों के बीच में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। दो या दो से अधिक चीजों के बीच में तुलना, समानता के आधार पर तुलना। समानता मतलब सादृश्यता के आधार पर तुलना करना। जब तुलना करेंगे सादृश्यता या समानता के आधार पे दो चीजों का, तब वहां पे होता है सादृश्यता, समन्वयतो दृष्टा कहते हैं इसको, या समानता का अनुमान। मान लो तुलना कैसे करोगे? जैसे 4 पैर वाले जानवर को देखकर, सॉरी, सिंग वाले जानवर को देखकर, 2 सिंग वाले, 2 सिंग या सिंग वाला ऐसा लिखा रहता है, तो 2 सिंग वाले जानवर को देखकर उसके खुर भी होंगे ऐसा अनुमान लगाना। उसके खुर भी होंगे ऐसा अनुमान लगाना। मान लो आप ना सींग वाले जानवर को देखते हो, तो सींग वाले जानवर का जो पैर का जो खुर होता है फटा होता है ना, तो पता चलता है उसके खुर भी होंगे। जानवर का देखना 4 पैर होते हैं अक्सर, 2 सींग वाले, उसमें खुर होता है। जैसे घोड़े का वो पहनाते हैं ना, खुर में ऐसे लगा के, क्या बोलते हैं उसको, पैर में कुछ लोहे का बनाते हैं ना जी, और तो उसको, तो वो खुर होता है। गाय वाय होगा आपके घर में तो शायद आप समझ पा रहे हो खुर का मतलब क्या होता है, नाखून जैसा जो होता है उसका पैर में। तो ये आता है एग्जाम, डायरेक्ट सिंग वाले जानवर को देख के उसे खुर का भी
अनुमान करना कौन सा है, सादृश्यता है। ठीक, दो चीजों को, समान चीजों को क्या करते हैं हम, उसके समानता के आधार पे तुलना कर देते हैं, वही होता है सादृश्यता। सादृश्यता में आप देखोगे उसकी तरह, उस तरह, जिस प्रकार, उस प्रकार, ऐसा लगता है ना, समानता, ठीक वैसा ही, मानो कि, ऐसे शब्द आते हैं। तो इस तरीके के सब शब्द आते हैं, जैसा कि, उसके जैसा, उसके समान, समझ जाना वहां पे सादृश्यता। देखो जानवर को देखकर, उसको देखकर, है ना, उसके खुर भी होंगे, ऐसा अनुमान लगाना। तो ये चीज होता है उस तरह। तो ये हो गए आपके अनुमान। इसमें बाकी जो बचे हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। इसमें कल हम पढ़ेंगे केवल अन्वयी, व्यतिरेक अन्वयी और केवला व्यतिरेक अन्वयी, ये तीन भी होते हैं, अन्वय इसके अंदर आता है अनुमान में, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ेंगे, इसके तीन और प्रकार हैं, वो कल बताऊंगा। आज इतना रिवाइज करना, ठीक, ठीक है जी। चलो तो जी क्लास सर। ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।